साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं, इनको हमें इन रिक्त स्थानों में सही क्रम से भरना है। तो यहाँ क रिक्त स्थान है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खाली जगह कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। देखो फसल की परिभाषा को ध्यान से समझना। एक स्थान, ये हमारा क्या हो गया? स्थान हो गया। एक स्थान पर एक ही प्रकार के, जैसे एक ही प्रकार के मान लो मैंने यहाँ गेहूं के बीज बोए हैं हर जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर गेहूं के पौधे ही उगेंगे और ये कैसी मात्रा में उगेंगे? बड़ी मात्रा में उगेंगे। तो इसे हम कहेंगे गेहूं की फसल। यानी एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं, ठीक है। वैसे फसल के बारे में आपको मैं बता दूं, हमने इसके जो नोट्स पढ़े थे उसमें मैंने बताया था कि फसल दो प्रकार की होती है। एक होती है खरीफ की फसल और दूसरी होती है रबी की फसल। खरीफ की फसल जो है हम वर्षा ऋतु में बोते हैं, जैसे धान, मक्का। यानी धान और मक्का, जितने भी प्रकार के धान हैं और मक्का है, इनको हम खरीफ की फसल कहते हैं और उनको हम कब बोते हैं? वर्षा ऋतु में बोते हैं। जबकि रबी की फसल हम कौन सी ऋतु में बोते हैं? शीत ऋतु में बोते हैं। और इसके उदाहरण क्या है? गेहूं, चना, मटर आदि, ठीक है। तो फसल के बारे में इतनी सामान्य जानकारी आपको होनी आवश्यक है। अब हम पढ़ते हैं रिक्त स्थान दूसरा। तो ख है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खाली जगह होती है। तो मिट्टी की हम क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर फसल उगाने के जो चरण हैं उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखो, फसल उगाने के कुल 7 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण है मिट्टी को तैयार करना। दूसरा चरण है बुआई। तीसरा चरण है खाद एवं उर्वरक देना। चौथा चरण है सिंचाई। पांचवा चरण है खरपतवार से सुरक्षा। छठा चरण है कटाई और सातवां चरण है भंडारण। तो फसल उगाने के ये जो चरण हैं ये भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है? तैयारी होती है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खाली जगह लगेंगे। क्या करने लगेंगे? तैरने लगेंगे। तो देखो, ये हमने चैप्टर में एक क्रियाकलाप किया था जिसमें हम क्या करते हैं, जब बुआई करते हैं तो साफ और स्वस्थ बीजों का चयन करते हैं। कैसे बीजों का करते हैं? साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन करते हैं। तो अब अगर आपको अच्छे बीज चाहिए और उसका आपको परीक्षण करना है कि मेरे पास अच्छे बीज है या नहीं, तो आप क्या करोगे? थोड़े से मुट्ठी भर बीज लेकर इसमें डाल दोगे, पानी में डाल दोगे। जो बीज पानी में डूब जाएंगे वो तो आपके अच्छे बीज हैं, और जो पानी के ऊपर तैरने लगेंगे वो आपके कैसे हैं? क्षतिग्रस्त बीज हैं, खोखले बीज हैं, ठीक है। तो क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं वो जल की सतह पर तैरने लगेंगे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक हैं। यानी आपको एक अच्छी फसल उगानी है तो फसल उगाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, मिट्टी से आपको 2 चीजें चाहिए होगी। मिट्टी से कितनी चीजें चाहिए होगी? 2 चीजें। एक तो जल चाहिए और दूसरा पोषक तत्व चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। यानी ये हमारा कॉलम ए हो गया और ये कॉलम बी हो गया। तो सही शब्दों का हमें मिलान करना है। तो कॉलम ए में यहाँ पर लिखा है खरीफ की फसल। तो देखो, अभी मैंने बताया था आपको कि खरीफ की फसल जो होती है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और इसके उदाहरण क्या बताए थे? धान और मक्का। फिर रबी की फसल, ये शीत ऋतु में बोते हैं। इसके उदाहरण क्या बताए थे? गेहूं, चना और मटर, है ना। रासायनिक उर्वरक और यहाँ कार्बनिक खाद, ये 2 चीजें क्या है इसको हम पहले समझते हैं। तो देखो, मिट्टी में क्या होता है? मिट्टी में होती है उसकी उर्वरक क्षमता। तो मिट्टी की जैसी उर्वरक क्षमता होगी फसल वैसी ही उगेगी, ठीक है। तो मिट्टी में इस उर्वरता को बनाए रखने के लिए हम मिट्टी में 2 चीजें डालते हैं। या तो हम खाद डाल सकते हैं या फिर हम उर्वरक डाल सकते हैं।
अब खाद क्या होती है? खाद जो होती है वो गोबर एवं पौधों के अवशेष से बनाई जाती है और खेत के अंदर ही बनाई जाती है। यानी ये पूर्ण रूप से एक प्राकृतिक पदार्थ होता है जो खेत में ही बनाया जाता है और गोबर और पौधों के अवशेषों द्वारा बनाया जाता है। जबकि उर्वरक जो होता है वो केमिकल द्वारा बनता है, यानी रासायनिक पदार्थ द्वारा बनता है। जैसे आपके घर में आपने सफ़ेद पाउडर देखे होंगे, तो उसी प्रकार के जो सफ़ेद पाउडर होते हैं उसी को हम उर्वरक कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही चीज़ें क्या करती हैं? मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो रासायनिक उर्वरक है वो क्या है। तो इसके उदाहरण हैं यूरिया एवं सुपर फास्फेट, ये आपके रासायनिक उर्वरक है। ठीक है, और खाद, कार्बनिक खाद क्या है? तो कार्बनिक खाद जो है वो पशु यानी कि गोबर, अपशिष्ट, गोबर ये पशु का गोबर आ गया, ठीक है ना। अपशिष्ट यानी कचरा, अपशिष्ट यानी कि कचरा, मूत्र एवं पादप अवशेष, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और कुछ दिनों बाद जब ये सड़ने गड़ने लगती है तो वो किस में बदल जाती है? कार्बनिक खाद में बदल जाती है। तो कार्बनिक खाद को हम इससे मिलान करेंगे। और यहाँ पर जो मवेशियों का चारा दिया है ना, ये आपका एक्स्ट्रा है, तो इसको हमें किसी से नहीं मिलाना है। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 3 है, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। यानी खरीफ की फसल और रबी की फसल, इनके आपको उदाहरण देने, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो खरीफ की फसल के उदाहरण धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि। रबी की फसल के उदाहरण गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। चौथा प्रश्न है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। यानी यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं, इन पर हमें विस्तार से उत्तर लिखना है। तो यहाँ पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई, तीसरा है निराई और चौथा है थ्रेसिंग। तो चलो हम पहले मिट्टी तैयार करना, इस पर विस्तार से बताते हैं। तो देखो, मिट्टी तैयार करना यह फसल उगाने का प्रथम चरण है, जो कि मैं बता चुका हूँ, है ना। फसल उगाने का सबसे पहला चरण क्या है? मिट्टी तैयार करना। दूसरा है मिट्टी तैयार क्यों की जाती है? तो देखो इसको समझो। मिट्टी को उलट पलट कर पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। यानी खेत के अंदर जो हम मिट्टी को पोला करते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं? पोला करते हैं। तो ये पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। अब ये क्यों करते हैं? मिट्टी पोला करने से होगा क्या? तो आगे लिखा है, इससे जड़ें मिट्टी में गहराई तक प्रवेश करती है। यानी अगर हम खेत को पोला नहीं करेंगे तो जो फसल की जड़ें हैं वो गहराई तक नहीं जाएगी, जबकि अगर मिट्टी को हम पोला कर देंगे तो फसल की जड़ें जो है वो अधिक गहराई तक जाएगी। ठीक है, फिर इससे केंचुए तथा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है जो मिट्टी में ह्यूमस को बढ़ाते हैं। मिट्टी में क्या करते हैं? ह्यूमस यानी उसकी उर्वरकता को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जब हम मिट्टी को पोला करेंगे तो उससे क्या होता है? केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। मिट्टी को पोला करने से केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। और ये क्या करते हैं? ये सूक्ष्म जीव और केंचुए जो है मिट्टी में ह्यूमस को बढ़ाते हैं। और जब मिट्टी में ह्यूमस बढ़ेगा तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी, और मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ने से फसल आपकी बहुत ही अच्छी पकेगी। ठीक है, तो मिट्टी को पोला करने के बहुत सारे लाभ है। ठीक है ना। अब केंचुए और जो ये सूक्ष्म जीव है इनको हम किसान के मित्र भी कहते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं वो मिट्टी में क्या करते हैं? ह्यूमस को बढ़ाते हैं, इसीलिए इनको किसान के मित्र भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला, मिट्टी तैयार करना। दूसरा क्या है? दूसरा है बुआई। तो देखो बुआई किसे कहते हैं? खेत में बीज बोने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। अब बुआई के लिए हमें कैसे बीज चाहिए? तो इसके लिए हमें साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन करना आवश्यक है। फिर बुआई के लिए सीड ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। आजकल आधुनिक खेती जब हम करते हैं तो पहले तो जो हम बीज बोते थे वो एक कीप की सहायता से बोते थे, लेकिन अब हम किससे बोते हैं? सीड ड्रिल मशीन द्वारा बोते हैं। अब देखो निराई क्या होती है? तो फसल के साथ अनचाहे पौधे उग जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। तो देखो फसल
में जब हम जल डालते हैं तो मिट्टी में क्या होता है, कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं साथ में। तो इन अवांछित पौधों को हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर ये क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, और उन्हें हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। इसी चीज़ को समझना, निराई किसे कहते हैं, जब खरपतवार को हम हटाते हैं उस प्रक्रिया को हम निराई कहते हैं। अब ये हटाते कैसे हैं, तो देखो, इन्हें हाथ से उखाड़ कर या खरपतवार नाशी का प्रयोग करके हटाया जाता है। अब ये खरपतवार नाशी क्या है, तो ये भी एक रासायनिक पदार्थ होता है, एक पाउडर जैसा पदार्थ होता है, और जब हम इनको खेत में छिड़कते हैं तो ये खरपतवार क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो इनको हाथ से उखाड़ दो, दूसरा या खरपतवारी नाशी इसमें छिड़क दो। ठीक है, इन दोनों प्रयोग से हम खरपतवार को हटा सकते हैं, और खरपतवार को हटाना ही क्या कहलाता है, निराई कहलाता है। फिर है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग क्या होता है, बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को हम थ्रेसिंग कहते हैं। अब इसको समझना, जैसे मान लीजिए गेहूं है, ये गेहूं है, ये फसल हमारी पक चुकी है। अब इस गेहूं में क्या करना है, हमें इसमें कुछ गेहूं के दाने होंगे, उन दानों को अलग करना है। ठीक है, उन बीजों को अलग करना है। तो इस भूसे के अंदर से जब हम बीज निकालेंगे तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, थ्रेसिंग कहेंगे। और यह कार्य थ्रेसिंग मशीन या कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। ठीक है, या तो बीज निकालने की पारंपरिक विधि क्या है, एक साथ फसल को बंडल बनाओ, फिर बंडल को ऐसे फटकारो, यानी उनको जोर से धक्का दो तो बीज अलग होंगे। दूसरा तरीका क्या है, एक मशीन होती है थ्रेसिंग मशीन या फिर कंबाइन मशीन होती है, उसमें जब हम इस फसल को डालते हैं तो दाने दाने अलग हो जाते हैं, भूसा भूसा अलग हो जाता है। तो ये भी प्रक्रिया जो होती है, ये पूरी प्रक्रिया जो होती है, इसी को हम थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 5 है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है, यानी खाद और उर्वरक में हमें अंतर बताना है। तो देखो, मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि ये खाद और उर्वरक हम किस में मिलाते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, ताकि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो सके। मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें हम खाद और उर्वरक मिलाते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है उसको हमें समझना है कि भाई इन दोनों में से क्या ठीक रहेगा खेत में डालने के लिए, तो उसकी तुलना करना बहुत जरूरी है। तो देखो, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। जबकि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, यानी मनुष्य द्वारा बनाया गया है। फिर देखो, खाद में क्या आता है, खाद खेतों में बनाई जाती है, यानी इसको खेत में ही बनाया जाता है। जबकि उर्वरक कहाँ बनाया जाता है, तो उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, क्योंकि ये केमिकल होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो इसे मनुष्य बनाता है, और कैसे बनाता है, फैक्ट्रियों के अंदर बनाता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया था कि जब मिट्टी को हम पोला करते हैं, उसमें खाद मिलाते हैं, तो खाद में केंचुए और कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस देते हैं। जबकि उर्वरक में मिट्टी को किसी प्रकार का ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। तो एक अंतर तो ये बड़ा अंतर है कि अगर हम खेतों में खाद मिलाएंगे तो मिट्टी को ह्यूमस अच्छा मिलेगा, जबकि उर्वरक से किसी प्रकार का मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिल सकता है। अगला है, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है, यानी खाद की एक कमी है। कमी क्या है, खाद मिट्टी को ह्यूमस तो अच्छा देता है, लेकिन खाद में पोषक तत्व जो होते हैं वो तुलनात्मक, यानी उर्वरक से इसकी तुलना करें तो ये पोषक तत्व खाद में कम होते हैं, जबकि उर्वरक में ज़्यादा होते हैं। अब कौन कौन से पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, तो उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसमें पोषक तत्व कम होते हैं, लेकिन इसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में क्या हो गया, अंतर हो गया। वैसे अगर आप मुझे पूछोगे कि खेत में क्या डालना चाहिए, तो मेरी सलाह है कि खेत में क्या डालना चाहिए, खाद डालना चाहिए, क्योंकि इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। हालांकि ज़्यादा फसल आपको उर्वरक डालने से मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व ज़्यादा होंगे, लेकिन
आपको अगर आपका खेत लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो उसके लिए आपको क्या डालनी चाहिए, खाद डालनी चाहिए। प्रश्न 6 है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखो पहले हम समझते हैं कि सिंचाई किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, एक निश्चित अंतराल के बाद फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। यानी खेतों के अंदर, ठीक है, एक निश्चित समय के बाद में बार बार खेत में फसलों को पानी पिलाना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले हम समझ लेते हैं सिंचाई की कितनी विधियां होती है। तो देखो सिंचाई की दो विधियां होती है, एक होती है पारंपरिक विधि और दूसरी होती है आधुनिक विधि। पारंपरिक विधि के एग्जाम्पल है मोट, चैन पंप, ढेकड़ी और रहट। ये पुराने तरीके हैं खेतों में पानी पिलाने की, ठीक है। जबकि आधुनिक विधि दो प्रकार की होती है, एक होती है छिड़काव तंत्र और दूसरी होती है ड्रिप तंत्र, ठीक है। इन दोनों ही विधियों से क्या होता है, जल का संरक्षण होता है। यानी कि जहाँ जल कम हो तो वहाँ पर फसल को ज़्यादा पानी देने के लिए, सुरक्षित रूप से पानी देने के लिए आधुनिक विधि अच्छी मानी जाती है, ठीक है। वैसे सिंचाई की दो विधियां हैं, पारंपरिक और आधुनिक। तो यहाँ पर हम कौन सी विधियां डालेंगे, हम ये दोनों विधियां डालेंगे, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, क्योंकि ये क्या करते हैं, जल का संरक्षण करते हैं। तो देखो प्रश्न ध्यान से पढ़ो, प्रश्न क्या कह रहा है, जल संरक्षित करने वाली, है ना, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो वो विधियां कौन सी है, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, ठीक है। तो आगे उत्तर लिखना आपको। जल को संरक्षित करने वाली सिंचाई की निम्न विधियां हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं छिड़काव तंत्र। ये कैसे काम करती है, देखो इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। यानी ऐसा खेत है जहां भूमि असमतल है, उबड़ खाबड़ है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करो, छिड़काव तंत्र लगाओ। अब छिड़काव तंत्र को कैसे लगाना है इसको समझना। जैसे मान लो ये हमारा खेत हो गया, ठीक है, और ये कैसा खेत है, उबड़ खाबड़ है, यानी असमतल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक पाइप लाओगे, उस पाइप का नेटवर्क बिछाओगे और पाइप को आपको ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ा करना है, इस प्रकार से खड़ा करना है, ठीक है। ये पाइप आपने खड़े पाइप लगा दी। अब इन पाइपों के ऊपर क्या होती है, नोजल होती है, और वो नोजल चारों तरफ घूमती है, ठीक है। जैसे ही आप इसमें पानी की सप्लाई स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर ये नोजल घूमते हुए पानी को छिड़काव करेंगे और ऐसा लगेगा जैसे वर्षा हो रही है। बात समझ में आ गई। तो इसी तंत्र को हम छिड़काव तंत्र कहते हैं। तो यहाँ लिखा है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इसमें पाइपों के ऊपर घूमने वाले लोजन लगे होते हैं। जब जल आपूर्ति की जाती है तब घूमते हुए नोजल से पानी बाहर निकलता है तो वर्षा की भांति छिड़काव करता है, ठीक है। यह आ गया आपका छिड़काव तंत्र। अब है ड्रिप तंत्र। तो इस विधि का उपयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर एकदम समतल भूमि है वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ड्रिप तंत्र का प्रयोग कर सकते हो। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। यानी कि यहाँ पर आपने पाइप बिछा दिए, इन पाइप में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे ही आप पानी की सप्लाई को स्टार्ट करोगे तो ये पानी सीधा कहाँ जाएगा, बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरेगा, ठीक है। तो ये हो गया छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। ये दोनों विधियाँ क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों विधियाँ जल का संरक्षण करती है, यानी कि ज़्यादा पानी को खराब नहीं करती है। जितना फसल को पानी चाहिए उतना ही पानी देता है। प्रश्न 7 है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। तो देखो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि गेहूं क्या है, एक रबी की फसल है। और प्रश्न कह रहा है कि इसे हम कब बोएंगे, खरीफ ऋतु में बोएंगे, तो उससे क्या होगा, है ना। तो देखो इसका उत्तर क्या है, गेहूं एक रबी की फसल है, इसे पानी की कम आवश्यकता होती है ना। गेहूं क्या है, एक रबी की फसल है और इसको पानी क्या चाहिए, कम चाहिए। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाएगा तो अधिक मात्रा में पानी मिलने के कारण फसल सड़कर खराब हो जाएगी। तो इसका सीधा सीधा उत्तर क्या है कि गेहूं को अगर हम खरीफ ऋतु में उगाएंगे तो वो फसल उगेगी ही नहीं,
क्योंकि गेहूं को कम पानी की आवश्यकता होती है, जबकि खरीफ ऋतु में क्या होती है, वर्षा होती है। तो वर्षा होने के कारण क्या होगा, अधिक मात्रा में पानी आएगा। तो अधिक मात्रा में पानी आने से वो फसल क्या हो जाएगी, सड़कर खराब हो जाएगी। इसलिए हम गेहूं को खरीफ ऋतु में नहीं उगा सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 8 है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि हर वर्ष अगर हम खेत में एक ही प्रकार की फसल बोएंगे और लगातार बोएंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यानी आप लगातार एक ही प्रकार की फसल बोए जा रहे हो तो इससे क्या होगा, कुछ पोषक तत्व में कमी आ जाएगी। किस में कमी आएगी, मिट्टी में कमी आ जाएगी। ठीक है, जिससे उसकी उर्वरता कम हो जाती है। यानी मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए खेत में लगातार, यहाँ पर क्या कर देना, लगातार कर देना। इसलिए खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। यानी कि अगर आप लगातार फसल नहीं उगाना चाहते हो तो कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए उसमें क्या करो, खेत को खाली छोड़ दो, किसी प्रकार की फसल वहां पर मत लगाओ। दूसरा विकल्प क्या है, एक अन्य तरीका फसल चक्रण है। मान लो आप खेत को खाली छोड़ना नहीं चाहते हो तो आप वहां पर फसल चक्रण का प्रयोग कर सकते हो। अब फसल चक्रण में क्या करते हैं, इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। यानी जो पोषक तत्व की कमी आ रही है ना, उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, फसल चक्रण कर सकते हो। जिसमें क्या होता है, जैसे पहले आपने एक अलग प्रकार की किस्म की फसल उगाई तो दूसरी बार वही फसल आपको नहीं उगानी है ना। दूसरी बार आपको क्या करना है, दूसरी किस्म की फसल को वहां पर उगाना है। इससे क्या होगा, इससे आपका नाइट्रोजन का पुनः पूरण हो जाएगा। ठीक है, यानी पोषक तत्व की कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ दो विकल्प है, या तो कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ दो और दूसरा या उसमें आप कर दो फसल चक्रण, यानी पहले एक किस्म की फसल, दूसरी बार दूसरे किस्म की फसल। तो ये हो गया आपका प्रश्न 8 का आंसर। प्रश्न 9 है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो देखो, खेत में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इन्हें हटाना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि ये फसल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। यानी पौधों के साथ, फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। और इन्हें हटाना आवश्यक है क्योंकि ये फसल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार पर नियंत्रण, यानी खरपतवार का नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला है, फसल उगाने से पहले खेत की क्या कर लो, जुताई कर लो। यानी मिट्टी को उलट पुलट करेंगे तो जो भी अवांछित पौधे होंगे वो मिट्टी के नीचे दब जाएंगे। तो पहला तरीका है, आप सबसे पहले जुताई करो। दूसरा, हाथ से या खुरपी की सहायता से उखाड़ कर, यानी इन अवांछित पौधों को या तो आप हाथ से उखाड़ दो या खुरपी, एक औजार होता है उसकी सहायता से उखाड़ दो। फिर है खरपतवार नाशी का उपयोग करके, यानी कुछ रासायनिक पदार्थ भी होते हैं उनकी सहायता से भी हम इन अवांछित पौधों को जला सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके नियंत्रण के तरीके हो गए। प्रश्न 10 है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहला जो खेत का फसल उगाने का चरण होता है वो क्या होता है, मिट्टी तैयार करना। और मिट्टी तैयार करने में हम क्या करते हैं, जुताई भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा, मिट्टी तैयार करना है। यानी हमारा जो आंसर होगा उसमें सबसे पहले क्या आएगा, ये 5वां बिंदु आएगा, मिट्टी को तैयार करना। और मिट्टी तैयार करना किससे जुड़ा है, खेत में जुताई करने से जुड़ा है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो जाएगा, खेत में जुताई करना। ठीक है, फिर जुताई करने के बाद में हम क्या करेंगे, बीज बोएंगे। तो चौथा, यहाँ पर जो चौथा बिंदु है बुआई, वो आ जाएगा। ठीक है, फिर बुआई होने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, मिट्टी में खाद देंगे। तो खाद दे देंगे। खाद देने के बाद उसकी क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। तो यहाँ 2 नंबर आ जाएगा।
फिर सिंचाई करने के बाद में जब लगातार उसकी सिंचाई करेंगे तो फसल पक जाएगी। तो फसल पक जाने के बाद उसकी हम क्या कर देंगे, कटाई कर देंगे। फिर कटाई हो जाएगी तो उसको हम कहाँ भेज देंगे, फसल को चीनी मिल में भेज देंगे। तो लास्ट में हमारा 1 नंबर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। यहाँ लिखा है ऊपर से नीचे की ओर, यानी हमें ऊपर से नीचे शब्द लिखने हैं, अक्षर लिखने हैं, ठीक है। बाएं से दाएं की ओर, यानी हमें बाएं से दाएं अक्षर लिखने हैं। तो चलो पहले हम ऊपर से नीचे लिख देते हैं। पहला, यहाँ पर पहला क्रमांक है तो पहला हमें ऊपर से नीचे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर पहला अक्षर दे रखा है र, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, यानी सिंचाई करने का एक पारंपरिक तरीका क्या होता है, तो वो होता है रहट, ठीक है, जो मैंने बताया आपको। तो यहाँ आ जाएगा रहट, क्योंकि हमें ऊपर से नीचे लिखना है। फिर 2 नंबर कहाँ है, यहाँ पर। तो क्या लिखा है, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना क्या कहलाता है, तो उसे हम पशुपालन कहते हैं। तो सु यहाँ लिखा है तो यह आ जाएगा पशु पालन। तीसरा प्रश्न है, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो ये देखो तीसरा नंबर क्या है, यहाँ है। और वर्षा ऋतु में हम कौन सी फसल बोते हैं, खरीफ। तो यह आ जाएगा खरीफ की फसल, खरीफ। छठा, देखो छठा यहाँ पर है, ऊपर से नीचे जाना है। फसल पक जाने के बाद काटना क्या कहलाता है, कटाई। तो यहाँ आ जाएगा कटाई। तो ये हो गया ऊपर से नीचे। अब हम जाएंगे बाईं से दाईं ओर। तो देखो 1 नंबर में बाईं से दाईं ओर जाना है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं, रबी की फसल। 2 नंबर, एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फसल। तो 4 नंबर में देखो ये फसल। 5वां, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं उर्वरक। तो यहाँ आ जाएगा 5 नंबर पे उर्वरक। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निराई। तो यहाँ आ जाएगा नीराई। तो इस प्रकार से ये आपका 11वां प्रश्न हुआ। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।